अक्सर ऐसा माना जाता है कि ब्लैक मैजिक किसी इंसान पे या फिर उसकी फैमिली पे तब किया जाता है जब वो नया घर बना रहा हो, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि घर की कंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसी चीज़ें दबा दी जाएं या फिर छुपा दी जाएं जो कभी भी इस फैमिली के हाथ ना लग सकें और इस ब्लैक मैजिक का कभी सोल्यूशन हो ही ना पाए, क्योंकि इंसान का इलाज करवाया जा सकता है किसी तांत्रिक के पास, किसी बाबा के पास, लेकिन अगर घर में कुछ ऐसा दबा दिया हो, जब तक वो निकलेगा नहीं, जब तक किसी को समझ नहीं आएगा, तब तक ये ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट उस फैमिली पे होता ही रहेगा। और ये करने वाले भी अक्सर आपके अपने ही होते हैं, जो आपके सराउंडिंग में रहते हैं, जिनकी ज़मीन आपकी ज़मीन से लगती है, या फिर जो लोग आपकी तरक्की से जलते हैं। आज का इंसिडेंट भी कुछ इसी तरह का है। ऐसा इंसिडेंट शायद आपके साथ भी या फिर आपकी फैमिली के साथ भी कभी ना कभी हो रखा हो, तो आप काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस पे इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस इसी तरह से आती रहेंगी, एंड बहुत जल्दी हम हर ऑल्टरनेट डे पे वीडियोस डालना शुरू करने वाले हैं। मतलब कि हर एक दिन छोड़ के आपको वीडियोस मिलेंगी। आई रियली होप आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखेंगे। और साथ ही अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ, आपके रिलेटिव, नॉन, भाई बहन, किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया एक लड़की ने, जो कि हिमाचल के हमीरपुर से रहने वाली है, लेकिन इन्होंने अपना नाम बताने से मना किया, जिसके चलते हम इनको निशा कह के बुलाएंगे इस इंसिडेंट के पर्सपेक्टिव से, ताकि हम इस इंसिडेंट को ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। इनफैक्ट मामला इतना ख़राब हो गया था निशा के घर पे इस सब की वजह से कि एक दिन निशा की माँ उसके सामने आती है, उसको गले से पकड़ के दीवार से लगा देती है और उसको बहुत गुस्से में अजीब सी टोन में कहती है जैसे वो अपने आप में थी ही नहीं। और वो निशा को कहती है कि मैं तेरे हज़ारों टुकड़े कर दूंगी, यहाँ से गायब कर दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तू है कहाँ। आखिरकार ये मैटर था क्या? निशा क्लियरली देख पा रही थी अपनी माँ को, वो उसको उसकी माँ लग ही नहीं रही थी। मैटर था क्या? आइए जानते हैं। असल में इस सब की शुरुआत हुई थी काफ़ी साल पहले, जब निशा ने बताया कि उसके नाना और उनके 3 और भाई थे, जो कि हमीरपुर के ही एक गांव में रहते थे। सब कुछ काफ़ी हद तक सॉर्टेड था, लेकिन निशा ने बताया कि जो उसके नाना थे उनकी सिर्फ बेटियां ही थी। इसके अलावा जो उनके भाई थे, उनके बेटे भी थे, बेटियां भी थी, जिनको ज़मीन जानी थी, ऑब्वियसली बंटनी थी। लेकिन क्योंकि इनकी सब की सब बेटियां ही थी और नाना की डेथ जो थी वो बहुत जल्दी हो गई थी, अर्ली हो गई थी, जिस वजह से निशा की मौसियों की शादी तो हो गई थी, लेकिन निशा की जो मॉम थी वो निशा की नानी के साथ ही रहती थी उनका ध्यान रखने के लिए। और जो निशा के डैड भी थे वो भी घर जवाई बन के ही रहते थे निशा की नानी के घर पे ही। जिसके बाद वक्त धीरे धीरे बीत ही रहा था, लेकिन क्योंकि पहले पुराने घर हुआ करते थे जो कि मिट्टी के घर हुआ करते थे, अब समय बदल चुका था, तो सब लोग पक्के घर बनाना शुरू कर चुके थे। और जो ये ज़मीन थी अभी तक ये किसी में भी बटी नहीं थी। मतलब जो निशा के नानू के भाई थे उनमें भी ये सारी की सारी ज़मीन इकट्ठी ही थी अभी तक। खैर, इसके बाद काफ़ी साल बीतने के बाद बंटवारा होता है, जिसमें निशा की मोम को भी ज़मीन दी जाती है एक और घर बनाने के लिए, क्योंकि निशा की नानी का, जैसे मैंने आपको बताया, कोई बेटा नहीं था। ये बेटी ही थी जो उनके पास रह रही थी, उनका ध्यान रख रही थी, और वो एक तरह से वहीं पे शिफ्ट हो गए थे परमानेंटली ही। निशा के डैड भी यहीं पे रह रहे थे काफ़ी टाइम से, जिसके बाद इन्होंने अपने नए घर का काम भी लगवा दिया। इससे पहले इनका जो घर था वो एक कच्चा घर था, जो कि सारी की सारी फैमिली जिसमें इकट्ठी ही रहा करती थी। मतलब कि निशा के नानू के भाई भी और उनकी फैमिलीज़ भी, ये एक बड़ा घर था बेसिकली। इसके पास ही निशा की मोम को ज़मीन दी जाती है घर बनाने के लिए। खैर, जिसके बाद वक्त बीतता है और धीरे धीरे ये घर बन के तैयार हो जाता है, जिसके बाद निशा की फैमिली इसमें शिफ्ट भी कर जाती है। लेकिन यहीं से चीज़ें थोड़ी सी अजीब होनी शुरू हुई थी। असल में जो निशा की नानी थी उन्हीं की छोटी बहन की शादी हुई थी निशा के नानू के सबसे छोटे भाई से, और वो जो थी वो शायद इनसे थोड़ा सा लगती थी। मतलब उनको ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि किसी फैमिली की कोई लड़की यहाँ पे रहे, वो यहाँ पे अपना घर बनाए। उनका मोटिव ये था कि ये ज़मीन भी उनको ही मिलनी चाहिए, क्योंकि इनके घर पे तो कोई लड़का था ही नहीं, और आगे जो वंश को बढ़ाते हैं वो लड़के ही होते हैं।
लेकिन ये बात बिल्कुल गलत थी और निशा की नानी भी इसी चीज़ के चलते अपनी बेटी के साथ ही रहती थी, जो कि उन्होंने अभी नया घर बनाया था। खैर, अभी इसका काम धीरे धीरे चल ही रहा था। लेकिन इसी सब के बीच निशा की नानी की सबसे छोटी बहन, वो भी उसी घर में रहती थी और वो इस समय कहीं बाहर गए हुए थे, बाहर ही रह रहे थे इनफैक्ट। लेकिन जब इनके घर का काम पूरा होने वाला था, उस समय ये फैमिली वापस आती है। इनके साथ एक इंसान था जो कि इस फैमिली को बिलोंग नहीं करता था। असल में ये जो इंसान था, ये एक तांत्रिक था। निशा की फैमिली को ये बात बहुत अजीब लगी थी कि आखिरकार वो इस इंसान को लेके घर में क्यों आए थे। जिसके बाद थोड़ा टाइम बीतता है। 1-2 दिन के बाद ही जो निशा की नानी की छोटी बहन थी, वो एक ईंट रख देते हैं निशा के नए घर पे, जो कि बहुत अनयूजुअल सी बात थी। मतलब कि निशा की फैमिली ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन डायरेक्टली वो उनको बोल भी नहीं पा रहे थे कि आखिरकार उन्होंने ये ईंट यहाँ पे क्यों रखी है। इसी के चलते जिस फैमिली ने ये ईंट रखी थी, उनके घर पे एक केयर टेकर थी, मतलब एक लड़की थी जो कि उनका ख्याल रखती थी, उनके लिए खाना वगैरह बनाती थी और सब वो काम करती थी जो घर के नॉर्मली होते हैं। वो लड़की निशा की फैमिली के घर के आसपास से गुजरती है, जिस समय निशा की माँ उसको कहती है कि ये जो ईंट इन्होंने रखी है, इसको उठा के वो फेंक दे। लेकिन उस लड़की को देख के लग रहा था जैसे वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है और उसने सीधा मना कर दिया, ये कह के कि मुझे नहीं पता ये क्या क्या चीज़ें करते हैं और मुझे इस सब से बहुत डर लगता है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अब निशा की मॉम समझ गई थी कि इस ईंट में कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, तो उन्होंने निशा की नानी की छोटी बहन को पूछा, जो कि साथ वाले घर पे ही रहते थे जिन्होंने ये सब कुछ किया था। तो उन्होंने बताया कि ऐसी ही ईंट हमने अपने घर पे भी रखी है, ये इसलिए रखी है ताकि आपका घर का काम बहुत अच्छे से निकले और आगे भी सब कुछ ठीक रहे। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानते थे कि इसमें कुछ गड़बड़ तो है। उस लेडी के इंटेंशन इतने अच्छे थे ही नहीं इस फैमिली के लिए, ये पहले भी उनको क्लियरली दिखता रहा था। खैर, अब इसके बाद निशा के डैड तो उस समय घर पे नहीं थे, तो निशा की मोम ने खुद ही इस ईंट को उठाया, पास में जाके एक दरिया में उसको बहा दिया, मतलब एक तरह का नाला जिसमें ठीक ठाक पानी चलता था। इस ईंट को उन्होंने उसमें डाल दिया। लेकिन इसके बाद से ही निशा की फैमिली के साथ चीज़ें बहुत अजीब सी होने लग पड़ी, बहुत भयानक होने लग पड़ी। जो निशा की मॉम थी, वो इससे अगले ही दिन एक तरह से एक साइड उनकी बहुत बुरी तरह से पैरालाइज हो चुकी थी। मतलब कि उनका एक हाथ, उनका एक पैर, एक तरफ की बॉडी काम ही नहीं कर रही थी। फैमिली ने अभी तक इसको नॉर्मली लिया था क्योंकि निशा ने इस चीज़ को इतना सीरियसली लिया नहीं था। इनफैक्ट उसकी उम्र भी इस समय सिर्फ 11 साल थी। ये इंसिडेंट है 2018 का, जिसके बाद उसके डैड को बताया जाता है, लेकिन डैड को भी पूरा मैटर पता नहीं था, जिसके चलते वो हर तरह के डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हर तरह के वैद्यों के पास जाते हैं और जिसके बाद उनको सोल्यूशन नहीं मिलता तो वो तांत्रिक बाबाओं, चेलों, इनके पास भी जाते हैं। बहुत मुश्किल होती है इस फैमिली को अगले 2.5 से 3 मंथ, लेकिन फाइनली लगभग 3-3.5 मंथ में ही निशा की माँ थोड़ा बेटर फील करने लग पड़ती है। लेकिन ऐसा लग रहा था इस फैमिली पे कोई चीज़ आ गई है जो कि इनको हमेशा ही प्रॉब्लम में डाल के रखेगी। इस समय निशा ने बताया कि उसकी माँ खेतों में काम कर रही थी, लेकिन अचानक से उनके एक हाथ पे एक सांप काट गया, जिसकी वजह से उनके हाथ की बहुत बुरी तरह से स्वेलिंग हो गई थी। फिर से फैमिली की हालत बहुत ख़राब थी और फिर से फटाफट से निशा की माँ को हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। यही सारा सर्कल फिर से शुरू हो जाता है। मतलब देखने में क्लियरली दिख रहा था कि इस फैमिली के साथ कुछ हो गया है। मतलब एक प्रॉब्लम अगर ख़त्म होगी तो दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। जिसके बाद निशा की माँ थोड़ा बेटर फील करना शुरू हुई ही थी। लेकिन इसके बाद इनके साथ एक और इंसिडेंट हो जाता है। निशा ने बताया कि इस समय उसकी उम्र 11 साल थी। इसका एक छोटा भाई था जिसकी उम्र 3 साल थी। इसकी माँ बाहर खेतों में काम कर रही थी, निशा अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। अचानक से इसका भाई, किसी को भी पता नहीं चला कि वो छत पे कैसे पहुंच गया और वहाँ से वो गिरता हुआ सीढ़ियों से नीचे गिरा, जिसके बाद उसके सर पे चोटें आई थी, सर पे स्वेलिंग भी हुई थी और पूरा का पूरा सर वाला पार्ट ब्लू हो गया था एकदम से। फैमिली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, जिसके बाद उसको भी जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। फॉर्चुनेटली निशा के छोटे भाई की जान बचा ली जाती है, जिसके बाद थोड़ा टाइम सब कुछ ठीक रहता है। फैमिली को लग रहा था शायद चीज़ें धीरे धीरे बेटर हो रही हैं, लेकिन शायद कुछ इससे भी कई गुना ज़्यादा बड़ा अभी होने वाला था। निशा ने बताया कि जब उसका भाई ठीक हो गया था, उसकी माँ के साथ 2 चीज़ें हो गई थी, लेकिन उसके बाद वो भी थोड़ा बेटर फील कर रही थी। उसके बाद अचानक से निशा एक दिन अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। उसने बताया कि जिस हॉल में वो बैठी हुई थी वहीं की लाइट ऑन थी, बाकी हर तरफ की लाइट ऑफ रखी हुई थी उन्होंने। इसी के चलते निशा को अचानक से लगता है जैसे उसके पीछे से एक शैडो क्रॉस हुई है बहुत ही ज़्यादा स्पीड से। और ये जो फील था
ये बहुत ही ज़्यादा रियल था। मतलब कि कोई भी इंसान ये जज कर सकता था कि पीछे से सच में कोई गया है। जैसे हमें फील होता है कोई भी इंसान जब हमारे पीछे से क्रॉस करता है, वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होते हैं जो कि हमें क्लियरली ये चीज़ें दिखा देते हैं। ऐसा ही कुछ निशा के साथ भी हुआ। निशा ने घूम के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। अभी निशा ने अपनी किताब देखना शुरू ही की थी कि अचानक से उसको ऐसे लगा जैसे सामने से कोई शैडो उसकी तरफ चल के आ रही है। निशा उसको देखती रही और ये शैडो उसके पास आते आते अचानक से उसकी माँ में कन्वर्ट होगी। निशा की माँ उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस समय निशा को अपनी माँ नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे शरीर शायद उन्हीं का है लेकिन इनके अंदर कोई और ही चीज़ है। जिसके बाद निशा उनको पूछना शुरू करती है कि आखिरकार माँ तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना अजीब सा वियर्ड सा बिहेव क्यों कर रही हो। लेकिन निशा की माँ ने कुछ भी नहीं सुना। उन्होंने उसको गले से पकड़ा, दीवार से लगा के एकदम से उठा दिया, ये कहते हुए कि मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, यहाँ पे गायब कर दूंगी, किसी को पता तक नहीं चलेगा। निशा ने बताया शायद ये सारी की सारी चीज़ें इसलिए हो रही थी कि निशा डर जाए, लेकिन निशा ने ये भी बताया कि उसको लगा जैसे शायद भगवान ही उसके एकदम सामने आके खड़े हो गए हों और उन्होंने ही निशा के मुंह से सेम ही चीज़ें बुलवाई जो कि उसकी माँ ने कही कि मैं तुझे काट के तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी और उसके बाद गायब कर दूंगी, किसी को पता भी ना चले। और एकदम से ऐसा लगा जैसे निशा की मोम के अंदर से कुछ निकल के बाहर चला गया, लेकिन फिर से अगले ही सेकंड ऐसा लगा जैसे वो फिर से पोजेस्ड हो गई है और वो रोने लग पड़ी बहुत अजीब से तरीके से। जिसके बाद निशा ने अपनी माँ को थोड़ा रिलैक्स किया, ये कहते हुए कि आपने मुझे इस तरह की चीज़ें कही हैं। लेकिन अभी भी निशा को लग रहा था उसकी माँ के अंदर कोई तो ऐसी चीज़ थी जो कि बहुत अजीब थी। मतलब जो निशा की माँ थी वो उसको मैनिपुलेट करना शुरू कर देती है, ये कहते हुए कि चल जो भी हुआ वो हुआ, किसी को बाहर मत बताना कि मैंने तुझे ऐसा बोला है। लेकिन निशा जानती थी कि वो अपनी माँ के अगेंस्ट नहीं जा सकती अभी, क्योंकि शायद वो उसकी माँ है ही नहीं। तो निशा सिर्फ टाइम निकालने के लिए, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलाती रहती है। थोड़ी ही देर में सिचुएशन नॉर्मल होती है। उसके डैड भी घर पहुंचते हैं रात को, फैमिली डिनर करती है, जिसके बाद सब सोने चले जाते हैं। लेकिन निशा ने बताया कि वो चाह के भी नहीं सो पा रही थी। ये जो मंजर उसने देखा था दिन में वो उसके लिए बहुत भयानक था। अपनी माँ का ये रूप उसने कभी भी नहीं देखा था। एक सॉर्टेड सी लेडी थी उसकी माँ, एक मैच्योर सी लेडी थी उसकी माँ, लेकिन जो ये हरकत उन्होंने की थी सिर्फ अपनी 11 साल की बच्ची के साथ, ये बहुत भयानक थी। जिसके बाद बहुत मुशक्कत करने के बाद भी जब निशा सो नहीं पाई तो वो उठ के अपने डैड के पास आती है, बहुत धीरे से उनको हिलाती है और उठा के दूसरे कमरे में लेके जाती है। जब वो अपने डैड को ये सब कुछ बताती है कि उसकी माँ ने आज इस तरह से बहुत भयानक हरकत की निशा के साथ, निशा के डैड समझ गए थे कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, क्योंकि वो निशा की नानी की छोटी बहन को जानते थे जिन्होंने ये चीज़ें की थी और वो काफ़ी सालों से ये करते आ रहे थे। इनफैक्ट उनका मानना था शायद जो निशा के नानू की डेथ हुई थी वो भी उन्हीं के ब्लैक मैजिक की वजह से हुई थी और ये सारी सिचुएशंस उन्होंने पहले भी देखी थी। मतलब इस तरह से किसी इंसान का पोजेस्ड हो जाना, ये चीज़ें होना कि सामने किसी इंसान को एक अजीब सी शैडो दिखाई देना और बहुत ऐसी भयानक चीज़ें होना जो नॉर्मली एक इंसान नहीं कर सकता, जो नॉर्मली एक इंसान के साथ हो भी नहीं सकता। और इसके बाद उन्होंने निशा को समझाया कि तू टेंशन मत ले, आराम से सो जा, कल इसका सोल्यूशन देखते हैं। जिसके बाद उसकी ये रात जैसे तैसे निकलती है। अगले ही दिन निशा फिर से अपने डैड से डिस्कस करती है जो भी पिछले कल हुआ था, क्योंकि वो उस समय बहुत छोटी थी और वो जानती थी जो चीज़ें हुई हैं वो बहुत भयानक हुई हैं। उसने अपनी नज़रों के सामने फेस किया था। मतलब एक माँ जिसको हर एक इंसान ममता की मूरत की तरह देखता है, कोई भी ज़रूरत हो जब किसी भी बच्चे को वो अपनी माँ को ही पुकारता है। लेकिन निशा ने अपनी माँ का ऐसा चेहरा देखा था जो शायद उसको हार्म कर सकता था, शायद उसको मार सकता था अगर वो उस सिचुएशन में डर जाती। अब निशा के डैड ने अगले ही दिन अपने एक फ्रेंड से बात की और उन्होंने एक चेले के बारे में पूछा उनसे। चेला, मैंने आपको पहले भी बताया होगा, एक तरह से तांत्रिक होता है जिनको पहाड़ी एरियाज़ में चेला कहा जाता है, जिनमें देवी देवता निवास करते हैं और वो इस तरह की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी करते हैं। इसी तरह से निशा की फैमिली को, इनफैक्ट उसके डैड को एक चेले के बारे में पता चलता है और वो उसकी मॉम को भी झूठ बोल के घर से ले जाते हैं। उनको उन्होंने बताया नहीं था कि आखिरकार वो उनको लेके कहाँ पे जा रहे हैं। जैसे ही वो इस चेले के घर पे पहुँचते हैं, अचानक से निशा की मॉम को उनके घर से बाहर की तरफ धक्का लगता है, जैसे कोई चीज़ है जो फोर्सफुली उनको रोक रही है अंदर जाने से, जो चाहती नहीं है कि निशा की माँ अंदर जाए। और इसी तरह से वो एकदम बाहर रुक गई थी, स्टेबल हो गई थी, शांत हो गई थी। निशा और निशा के डैड बार बार उसकी मॉम को कहे जा रहे थे कि चलो अंदर चलो, लेकिन वो ऐसा लग रहा था जाना ही नहीं चाहती थी।
क्लियरली देखने में लग रहा था शायद वो बहुत बुरी तरह से पोजेस्ड हो चुकी थी। जिसके बाद वो बहुत मुश्किल से फोर्सफुली निशा की मॉम को अंदर लेके गए। अंदर जाते ही निशा की माँ के हाव भाव एकदम से बदल चुके थे और वो इस चेले के सामने जाके बैठ जाते हैं। निशा ने बताया कि जैसे ही वो अंदर पहुंचे ये चेला अपनी जगह पे बैठा हुआ था, साथ ही इसने भगवान की मूर्ति रखी हुई थी। निशा की माँ को वहाँ पे ज़बरदस्ती बैठाया जाता है, जिसके बाद उनको कहा जाता है कि इस मूर्ति के आगे सर झुकाओ। लेकिन निशा की माँ अब तक बहुत बुरी तरह से पोजेस्ड हो चुकी थी और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि तुम जो मर्जी कर लो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अब ये जो चेला था ये बार बार उनको डांटे जा रहा था कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें पनिश करने वाला हूँ। ये जो लेडी थी ये एकदम से पोजेस्ड हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था अपने कंट्रोल में ये है ही नहीं, इसको सामने वाले किसी भी इंसान की किसी भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो एकदम से हंसी खुशी ये कह रही थी कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। जिसके बाद इस चेले ने इसके पास एक लोहे की जंजीर पड़ी हुई थी, उससे निशा की मॉम के पीठ पे बार बार ज़ोर से मारना शुरू कर दिया और इतनी ही देर में निशा की माँ बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग पड़ती है, चीखने लग पड़ती है वहाँ पे। निशा ने ये हालत देखी अपनी माँ की, वो सिर्फ 11 साल की बच्ची थी, तो वो भाग के अपनी माँ की तरफ जाने लगी। लेकिन निशा के डैड ने उसको पकड़ लिया और बोला कि शांत रहे, तेरी माँ तभी ठीक होगी जब ये सब कुछ बहुत सिस्टमेटिकली होगा, सब कुछ नॉर्मली होगा। इसके बाद ये सारा का सारा प्रोसीजर काफ़ी देर तक चला और फाइनली जो निशा की माँ थी उनके अंदर जो एंटिटी थी उन दोनों ने इन मूर्तियों के आगे सर झुकाया। जिसके बाद ऐसा लगा जैसे निशा की माँ की बॉडी एकदम हल्की हो गई है, उनके अंदर से कोई बहुत ज़्यादा बोझ बाहर निकल चुका है और वो काफ़ी बेटर फील कर रही थी। मतलब देखने से ही लग रहा था कि जो निशा की माँ है वो काफ़ी दिनों बाद एक नॉर्मल लेडी की तरह दिखाई दे रही थी। क्लियरली पता चल रहा था सब ठीक हो चुका है। इसके बाद इस चेले ने उनको बताया भी कि किस तरह से उन पे ब्लैक मैजिक हुआ है। असल में ये जो दूसरी फैमिली थी एक तांत्रिक को लेके आई थी, जिसके बाद उन्होंने इन ईंटों पे ही कुछ विधियां करवाई थी जो कि उन्होंने उनके घर पे रख दी थी कि इससे इनकी फैमिली धीरे धीरे बर्बाद होती रहे। लेकिन निशा की माँ ने इस चीज़ से छेड़छाड़ कर दी थी। बिना किसी पूजा की सहायता के, बिना किसी तांत्रिक बाबा चेले इनकी सहायता के इस ईंट को उठा के खुद ही फेंक दिया था, जिस वजह से जो चीज़ें, जो नेगेटिव एंटिटीज़ उसके अंदर थी उन्होंने बांधी हुई, वो निशा की मॉम पे ही हावी हो गई थी और उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इनफैक्ट इस चेले ने ये भी बताया कि अगर वो चाहें तो ये जो चीज़ें हैं ये वापस वो उसी फैमिली में भेज सकता है। मतलब जो हार्म आपको हो रहा था वो धीरे धीरे उनकी फैमिली को होना शुरू हो जाएगा। लेकिन निशा ने बताया ना उनकी फैमिली में किसी के भी ऐसे इंटेंशन थे कि जिन्होंने ये उनके साथ किया है उनको कोई ऐसा हार्म हो। उन्होंने कहा कि बस सब सुखी रहने चाहिए, हमारे साथ भी कुछ नहीं होना चाहिए, उनके साथ भी कुछ नहीं होना चाहिए। जिसके बाद ये फैमिली वापस अपने घर चली जाती है। काफ़ी साल इसके बाद सब नॉर्मल ही रहता है। लेकिन निशा ने वही चीज़ बताई जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अगर इस तरह की चीज़ें कोई भी इंसान करता है, कोई भी इंसान ब्लैक मैजिक, तंत्र क्रियाएँ किसी इंसान का बुरा करने के लिए करता है, तो वो असल में अंत में इन चीज़ों को खुद भी भोगता है। कुछ ना कुछ उसका एंड इस तरह का होता है जिसको देखने से क्लियरली लगता है कि ये नेचुरल मौत नहीं थी, ये किसी तरह की सज़ा मिली है उन्हें और ये सज़ा उनको कोई और नहीं बल्कि भगवान ही देते हैं। निशा ने बताया कि जो उसकी छोटी नानी थी, मतलब नानी की छोटी बहन थी, उनकी मौत 3 साल पहले ही हुई है, मतलब 2021 से 22 के दौरान। और इस समय उन्होंने बताया कि ये जो छोटी नानी थी उनके मल्टीपल ऑर्गन्स फेलर हो गए थे, वो बेड से ही नहीं उठ पाती थी और जो उनका शरीर था एकदम कंकाल हो चुका था। मतलब वो इस सिचुएशन में पहुंच चुकी थी जिस समय एक इंसान सिर्फ एक ही चीज़ मांगता है और वो होती है मौत। लेकिन वो भी ऐसे लोगों को इतनी आसानी से नहीं आती। आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नॉन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर किसके साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, सो दैट लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।